हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका यूनान की कला चल रहा था और यूनान की कला में मैं ज्यामिति युग आप लोग को पढ़ा रही थी। तो ज्यामिति युग में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि जो यूनानी शैली है यहाँ पे ज्यामिति युग में एथेंस में स्टार्ट हुई और एथेंस इसका केंद्र था। एथेंस ही ऐसा जो स्थान था जहाँ पे डोरियन का आक्रमण का प्रभाव नहीं हुआ था। तो आपको ज्यामिति युग पढ़ा रही थी, आपको सेंटोर पढ़ाया था, डाइपाइलन पढ़ाया था, पात्र पढ़ाया था। तो वो अभी आपको पिक्चर भी भेज दी है, आप लोग देख सकते हैं उसमें। तो अब हम देखते हैं ज्यामिति युग का जो अधूरा रह गया था वो देखेंगे, फिर आपका दिन जो सेकंड है आर्केइक युग वो स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहले थोड़ा सा मैं ज्यामिति युग के बारे में रिमाइंड कराती हूँ कि क्या था, फिर हम आर्केइक युग पढ़ते हैं। तो ज्यामितीय युग में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि यहाँ पे जो उदाहरण प्राप्त हुए हैं वो अधिकतर घरेलू या फिर दाह संस्कार में उपयोग में आते थे। और इस समय जो है भित्ति चित्र इसलिए नहीं प्राप्त हुए हैं क्योंकि यहाँ पे डोरी का आक्रमण हुआ था, इसीलिए इनके भित्ति चित्र प्राप्त नहीं होते हैं। और इनके आक्रमण के कारण कई चीज़ें यहाँ पे नष्ट भी हो गई, इसलिए भी इनके साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। इस समय के जो मृणपात्र हैं उन पे सीधी तिरछी रेखाएं बनी हुई हैं, खचित आलेखन बने हुए हैं, काले रंग से मिट्टी के पात्रों पर कोणात्मक नुकीले आलेखन बने हुए हैं। और ये जो पात्र बनते थे वो 5 फुट के बनते थे। और यहाँ पे जो है एक पात्र प्राप्त हुआ है जिसको डाइपाइलन कहते हैं, डाइपाइलन शैली में बना हुआ है, वो कब्रिस्तान से डाइपाइलन कब्रिस्तान से प्राप्त हुआ है। और इस समय जो मानव आकृतियाँ बनती थी वो छाया के रूप में बनती थी। बताया था आपको कि टोटल वो पूरी ब्लैक बनाई जाती थी। और ये जो है वो पाषाण मुद्रा में दिखाए गए हैं। इनका जो सर है वो पाषाण मुद्रा में है, प्रोफाइल पोजीशन में है। और इनका जो शरीर है वो त्रिभुजा आकार है और सम्मुख मुद्रा में। और इनके जो पैर हैं वो भी पाषाण मुद्रा में है। और इनकी जो भुजाएं हैं वो दिया सलाई जैसी तीलियों के समान पतली बनाई गई हैं। और दोनों हाथ को इन्होंने सर पे रखा हुआ है, नितंब इनके गोल बनाए गए हैं। तो ये जो है ऐसा लग रहा है इनके हाथों को देख के, भुजाओं को देख के कि ये रो रही हैं। और इसमें जो है एक मृत व्यक्ति भी दिखाया गया है जिनके नीचे सैनिक सम्मान में जाते हुए दिखाए गए हैं। तो आपको मैंने डाइपाइलन पात्र भी शेयर कर दिया था आप लोग के साथ, तो उसकी पिक्चर शेयर कर दी थी। और आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे कास्ट हाथी दांत और मिट्टी के विशेष रूप के कांस्य प्रतिमाओं का भी निर्माण मिला हुआ है। और ये जो है आधा धड़ जो होता था इनका वो मानव आकृतियाँ बनाते थे और आधा इनका घोड़े के समान बनाते थे। तो ये सैरेमिक की मिली हुई है और एक इनकी ये कांस्य की मिली हुई है जिसको ये सेंटोर कहते थे। तो अभी हम इसमें इस वाली वीडियो में देखेंगे कि सेंटोर कैसे बनते थे। तो ये जो बनते थे यहाँ पे जो एक मिला हुआ है सेंटोर वो 4 फीट का मिला हुआ है। वो सेम ऐसा ही बना है, आधा मानव आकृति और आधा घोड़े के समान मिला हुआ है। तो अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें थी ज्यामिति युग में। तो इस वीडियो में हम उसको कवर करते हैं ज्यामिति युग को। 750 ईस्वी तक एथेंस में ज्यामितीय शैली परिपक्व हो चुकी थी। इसी समय यूनानियों ने पूर्वी भूमध्य सागरीय देशों से व्यापारिक संपर्क स्थापित किया, जिससे इन देशों की कला व संस्कृति का प्रभाव यूनान पर भी पड़ने लगा था। तो एथेंस में क्या हुआ, ज्यामितीय शैली परिपक्व हुई। बताया था आपको कि एथेंस से स्टार्ट हुई थी, एथेंस इसका केंद्र था। तो इसी समय जो यूनानियों का भूमध्य सागरीय देशों से व्यापारिक संपर्क क्या हुआ, स्थापित हुए, व्यापार के संबंध बनाने लग गए। और इन्हीं देशों से कला व संस्कृति का प्रभाव भी यूनान पर पड़ने लग गया। यह प्रभाव सर्वप्रथम कोरिंथ में आया। यूनान का ही जगह का नाम है कोरिंथ, तो सबसे पहले वहाँ पे आया क्योंकि यह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि काले से भूरे तथा लाल रंग से सफ़ेद में परिवर्तित होने लगे। तो ये जो सबसे पहले जो कलर्स का यूज़ करते थे, बैकग्राउंड में काले रंग का यूज़ करते थे, भूरे रंग का यूज़ करते थे और लाल रंग का यूज़ करते थे। बाद में ये सफ़ेद रंग का भी यूज़ करने लग गए थे। यद्यपि काली आकृतियाँ अंकित करने की विधि इस समय प्रचलित रही, जो प्रायः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पर चली। इसी समय कुछ परिवर्तन किया गया। तो ये जो काली आकृतियाँ बनती थी ये वाली ही पहले चलती थी और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन होने लगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपको ये जो मैं सेंटोर पढ़ा रही थी, जो सैरेमिक का भी मिला है, जो 4 फुट का कांस्य का भी मिला है। तो ये देख सकते हैं आपकी ये जो आधा धड़ है वो मनुष्य का है और आधा इनका घोड़े के समान बनाया गया है। तो इसी की बात कर रहे थे। ये हेराक्लिस व सेंटोर इसको कहा जाता है, ये कांस्य प्रतिमा है।
तो आगे देखते हैं कि क्या है। काली सपाट आकृतियों को रेखांकित किया जाने लगा। पकाने से पूर्ण आकृतियों में नुकीले उपकरण से बारीक विवरण उभारे जाने लगे। तो ये लोग क्या करते थे, काली सपाट आकृतियों को रेखांकित करते थे। जैसा कि आप लोगों ने डाइपाइलन पात्र में देखा ही है कि किस प्रकार वो छाया चित्र बनाते थे, काली आकृतियाँ बनाते थे। और ये लोग क्या करते थे, जब इनके बर्तन को पका देते थे तो उससे पूर्व ये लोग खचित चित्रकारी करते थे, जो वो पात्र के साथ बन जाती थी, फिर उसको पकाते थे, किसको, पात्र को। तो इसमें कुछ ये नुकीले उपकरण से इसमें बारीक विवरण बनाते थे। पात्र के संपूर्ण धरातल पर पहले ज्यामितीय अभिप्रायों की प्रमुखता रहती थी, वहाँ अब प्राकृतिक चित्रण प्रमुख हो गया। आकृतियों में भी ज्यामितीय कोणता समाप्त हो गई। तो जो पहले पूरे संपूर्ण पात्रों पे, धरातल पर, इनके पूरे बेस पे जो ज्यामितीय अभिप्राय बनते थे, आकृतियाँ बनती थी, पहले ज्यामितीय युग में ये बहुत प्रमुखता थी। लेकिन अब क्या हुआ, वो आकृतियाँ थोड़ा सा चेंज होने लग गई और इनमें जो ज्यामितीयता थी, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेके काम करते थे, वो यहाँ पे समाप्त होने लग गई। विषय वस्तु वास्तविक, काल्पनिक व पौराणिक होने लगी। आखेट रथों की पंक्तियाँ, जंगली बकरी, बत्तख, चिड़िया एक पौराणिक जानवर बनने लगे। सबसे नीचे कलियों की पंक्तियों के अमूर्तकार बनने लगे थे। तो इनके जो सब्जेक्ट मैटर होते थे, जिनको लेके ये काम करते थे, कौन, ज्यामितीय युग वाले, जो बाद में तो ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेके काम करते थे, लेकिन ये जो बाद में जब इनकी ज्यामितीयता थोड़ा सा समाप्त होने लग गई, ख़त्म होने लग गई, तो इन लोगों के जो सब्जेक्ट मैटर थे वो थे काल्पनिक पौराणिक कथाएं, युद्ध, आखेट रथों की पंक्तियाँ, जंगली बकरी और बत्तख, चिड़िया, पौराणिक जानवर, ये सब सारी चीज़ें बनने लग गए थे। और इसमें जो चित्रण होता था, सबसे नीचे कलियों की पंक्तियों का एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन में बना देते थे ये। तो आपका सेकंड है आर्केयिक युग। तो देखते हैं आर्केयिक युग में क्या है। आर्केयिक युग में माइसीनिया व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। यह युग सांस्कृतिक दृष्टि से उपलब्धियों का युग था। यह वही समय था जब शास्त्रीय यूनानी संस्कृति के विकास और प्रसार की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। तो ये जो आर्केयिक युग है, इस समय जो माइसीनिया आप पढ़ रहे थे यूनान के पहले, वो क्या हुई, पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। और ये जो युग माना जाता है आर्केयिक युग, इस टाइम पे बहुत सारी इनको उपलब्धियां प्राप्त हुई। और यह वही समय था, इसके बाद जब आप शास्त्रीय युग पढ़ोगे, क्लासिकल पीरियड, तो ये यही युग था शास्त्रीय यूनानी संस्कृति में, जहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ और एक तरह से इनका बैकग्राउंड तैयार हुआ। इसका श्रेय नगर राज्यों के उद्भव को दिया जा सकता है, जिन्हें यूनान में पॉलिस कहा जाता है। पॉलिस का अर्थ पर्वतों आदि प्राकृतिक सीमाओं से घिरा क्षेत्र, जिसका केंद्र कोई नगर होता था। तो ये जो पूरा श्रेय जाता है वो राज्यों के उद्भव को दिया जाता है, और जिन्हें यूनान में क्या कहा जाता था, पॉलिस कहा जाता था। पॉलिस जो है वो नगर राज्यों, किसी भी, इसका मतलब होता है, पॉलिस का मतलब होता है कि पर्वतों आदि प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ कोई क्षेत्र, कोई केंद्र या कोई नगर होता है। उस नगर के आसपास के ग्राम व लघु नगर पॉलिस में ही सम्मिलित होते थे। ठीक है, जो आपका पॉलिस नगर ये बताते थे, तो इसके आसपास जितने भी लघु नगर होते थे, छोटे छोटे नगर और छोटे छोटे गांव होते थे, वो सब इसी में सम्मिलित होते थे, एक पॉलिस नगर में। और यहाँ पे लेकिन फिर भी यूनानी पॉलिस विस्तार व जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटे थे। कृषि एवं ग्रामीण के जीवन की प्रधानता थी। जब यहाँ पे ग्राम और लघु नगर दोनों को एक साथ सम्मिलित करने के बाद पॉलिस बनता था, तो फिर भी क्या हुआ, विस्तार की दृष्टि से, जनसंख्या के विस्तार की दृष्टि से यहाँ पे बहुत कम लोग होते थे। यहाँ पे जो कृषि है और जो ग्रामीण जीवन है उसकी प्रधानता होती थी। इससे व्यापार व बाहरी देशों से संपर्क भी स्थापित होते थे। इस आर्थिक और जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉलिस था, जहाँ कलात्मक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक विकास हुआ। तो देखो, जहाँ पे जो व्यापार था इनका, वो बाहरी देशों से जहाँ पे संपर्क होता था, वही पॉलिस जो है सबसे महत्वपूर्ण होता था। वहीं पे जो है व्यावसायिक और राजनीतिक विकास होते थे, वहीं पे इनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती थी। कहाँ पे, जहाँ पे इनका बाहरी देशों से संपर्क होता था, जहाँ पे इनका बाहरी देशों के साथ व्यापार होता था। इससे पूर्व ज्यामितीय काल
में चित्रित पात्रों के अतिरिक्त प्रसाद व देवासियों से संबंध किसी कला का परिचय नहीं मिलता है। तो ज्यामितीय काल में चित्रित पात्रों के अतिरिक्त और कोई चीज़ नहीं मिलता है, मतलब इनके जो भित्ति चित्र होते हैं वो नहीं मिलते हैं। जो इनके देववासी थे, जहाँ पे देवताओं का निवास था, वहाँ पे भी कोई कला का परिचय नहीं मिलता है, चित्रण नहीं मिलता है। तो ज्यामितीय युग में यूनान में ओलंपियन धर्म का उत्थान तथा व्यापारिक आवागमन द्वारा पूर्वी मिस्री क्षेत्रों के विशाल देवालयों एवं देव प्रतिमाओं के साक्षात परिचय, यह सब कला में नए तत्व के प्रेरणा स्रोत थे। तो यूनान में आपको बताया था ओलंपियन अगर है तो ओलंपियन एक धर्म भी है। तो यहाँ पे उत्थान हुआ और व्यापार का आवागमन द्वारा पूर्वी मिस्र के क्षेत्र में जो विशाल देवालय थे, तो वहाँ पे देव प्रतिमाओं के साक्षात परिचय मिलते हैं और सब कला में एक नए तत्व का प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। तो ये आपका अभी आर्केइक युग है। आर्केइक युग जो है आपका अभी इनकम्प्लीट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आपका हेलेनिस्टिक युग भी है और शास्त्रीय युग भी है, तो हम अभी आगे देखते हैं उनके बारे में। अभी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो मुझसे ज़ूम मीटिंग पर डिस्कस करें या फिर मुझे मैसेज करके पूछें। थैंक यू।